लाए हैं एसएससी जीडी के लिए बहुत सारे प्रैक्टिस सेट, और हम लोग शुरू करेंगे पहले प्रैक्टिस सेट के लिए। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आइए देखते हैं पहले प्रैक्टिस सेट मैथ का। हाँ, कह रहा है पहले 100 प्राकृतिक संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या है। पहली बात, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ठीक, अभाज्य संख्या क्या होती है आप लोग जानते हैं, पढ़े लिखे हैं। अभाज्य संख्याएं मतलब प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, ठीक, प्राइम नंबर मतलब जिसके केवल दो फैक्टर हों, केवल दो फैक्टर हों, मतलब दो से अधिक ना हो ना तो कम हो, ठीक, केवल दो फैक्टर हो वो क्या कहलाता है? प्राइम नंबर होता है, मतलब अभाज्य संख्या होता है, मतलब जो खुद से कटे और वन से कटे, ठीक ना, वो होता है प्राइम नंबर। तो वही कह रहा है कि पहले 100 प्राकृतिक संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। अगर हम बात करें 1 से 100 तक के बीच में प्राइम नंबर का संख्या जो होता है 25, ठीक, और 1 से 200 के बीच में कितना होता है? 49, ठीक। तो 1 से 100 तक के बीच में प्राकृतिक संख्याओं के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होंगी? 25, ठीक ना। हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न को हल करें। हल करने के लिए देखिए बोर्डमास है। बोर्डमास में हम लोग पहले क्या करते हैं? पहले हम लोग ब्रैकेट पर ध्यान देते हैं, ठीक ना, ब्रैकेट, कोष्टक देखते हैं। सभी कोष्टक हैं, रेखा कोष्टक को छोड़कर। तो पहले छोटे कोष्टक को हम लोग सॉल्व करेंगे। छोटा कोष्टक, तो छोटा कोष्टक को पहले सॉल्व करेंगे तो पहले क्या करेंगे? 90 में से 80 को घटा देंगे 10, 10 में 70 को जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा? 80। इस ब्रैकेट से 80 निकला। अब 80 निकला, 270 में से अगर 80 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमें? 190। अब मझले ब्रैकेट से कितना निकला? 190। 190 बाहर निकला। अब 190 जब बाहर निकला, 510 में से घटाएंगे 190 तो कितना मिलेगा हमें? तो फिर क्या मिलेगा? 320 320 मिलेगा। अब 320 मिल गया तो 2550 में से क्या करना है? 320 को घटाना है। 320 को घटाना है तो क्या करेंगे हम लोग? 50 में से 20 को घटाएंगे 30 मिलेगा। ऑप्शन में 30 लास्ट में किसमें है? ऑप्शन बी में, ठीक ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। बात खत्म। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16, 24, 36 और 54 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 12, 20, 32 और 50 बचता है, ठीक ना। देखते हैं इसके लिए क्या करेंगे हम लोग। जिससे भाग करना है उसका क्या कर देंगे? एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक ना। लॉसा एलसीएम निकालेंगे 16, 24, 36, 54 का, ठीक। थोड़ा शॉर्टकट अपना लेते हैं। देखिए 4 4 बार में कटेगा, 6 बार में कटेगा, 9 बार में कटेगा, 27, ठीक ना। 2 से तो कट ही जाएगा ना, अगली बार नहीं कटेगा। अब उसके बाद फिर क्या करेंगे? 4 अधिकतम है, 4 ले लेते हैं। 4 ये तो 2 बार कट ही जाएगा, फिर 3 नहीं कटेगा, फिर ये सब नहीं कटने वाले, फिर 27, ठीक ना। मतलब 16 गुणे 27, 16 गुणे 27 हो जाएगा 432, ठीक। 432, 432 इसका एलसीएम हो गया। लेकिन क्या कर रहा है? शेषफल इतना बचना चाहिए, बचना चाहिए। तो देखिए कितने का अंतर है, क्रमशः की बात कर रहा है। मतलब 16 में से अगर 4 घटाएंगे तो 12 बचेगा, 4 का अंतर है। इसमें भी 4 का अंतर है, सब में 4 का अंतर है, ठीक। 4 का अंतर है तो क्या करेंगे? एलसीएम में से 4 घटा देंगे। 4 कम है ना, कम है तभी तो शेषफल आएगा, अधिक रहेगा तो क्यों शेषफल आएगा, ठीक। 4 कम है, 4 घटा देते हैं तो क्या हो जाएगा? 28, ठीक, 428। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या का 8वां हिस्सा उसके कितने प्रतिशत के बराबर है, ठीक ना। 8वां हिस्सा, यक्स का 8वां हिस्सा, ठीक ना। यक्स का 8वां हिस्सा, यक्स के मतलब किसी संख्या का 8वां हिस्सा उसके मतलब उसी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो प्रतिशत क्या होता है? 8वां हिस्सा कितने प्रतिशत के बराबर है? तो ये हो जाएगा, यक्स से यक्स कट जाएगा, 100/8,
8%। 100/8%, 25 का आधा 12.5%। 12.5%। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3900 को यल के जे के बीच में और 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में विभाजित करने पर के को कितनी राशि प्राप्त होगी, ठीक ना। तो इसमें क्या है, इसमें घबराने की बात नहीं है, ये रेशियो है। रेशियो को हम लोग थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं। क्या है, 1/2, 1/3, 1/4, ठीक ना। अब देखिए इसको थोड़ा प्रॉपर रेशियो में लाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, स्टैंडर्ड के लिए इन सबका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना होगा, 4 12, 12 से सब में मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें मिलेगा 6, 6 दूनी 12, और इसमें क्या मिलेगा, 4 12, और इसमें क्या मिलेगा, 3 चौके 12, ठीक। ये इसका रेशियो, एक्चुअल रेशियो ये है, ठीक ना। एक्चुअल रेशियो ये है, और ये कह रहा है कि 3900 में विभाजित करना है, ठीक ना। 3900 में विभाजित करना है, तो ये किसका हिस्सा है, यल, और एक के और जे, ठीक। इसमें विभाजित करना है, और कह रहा है 3900 में इन सबको जोड़ देते हैं, 10 3 13, तो 13 यूनिट पर 3900 रुपया, तो 1 यूनिट पर कितना, 300। अब पूछा किसका है, के को, के को मतलब 4 यूनिट मिल रहा है, और 4 3 1200 रुपए, जो कि ऑप्शन सी है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कर रहा है, सूरज के पास 50 पैसे, 1 रुपए और 5 रुपए के सिक्के 8 5 9 के संबंध में है, ठीक ना। सूरज के पास कुल राशि कितना है, उसके पास 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, ठीक। देखिए पहली बात, ये पैसे हैं, इसका अमाउंट दिया है, कौन सा पैसा है, कितने कितने पैसे का है, और ये सिक्के हैं, मतलब ये क्या है, संख्या में दे रखा है, ठीक ना। सिक्कों की संख्या का अनुपात है ना। और सूरज के पास कुल राशि कितनी है, 648 रुपए है, ठीक ना। तो कुल राशि में ही बदल लेते हैं हम लोग, राशि में बदलेंगे तो क्या मिलेगा, 50 पैसे मतलब 1/2 रुपए, इसका अनुपात क्या है, 8, ठीक ना, मतलब 4x मान लें, ठीक ना, 4x है। और उसके बाद 1 के सिक्के जो हैं 5, मतलब 5x, और उसके बाद 5 के सिक्के जो हैं 9, 45x, और सबको जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 54, 54x कितने रुपए के बराबर है, 648 रुपए के बराबर है। तो x के बराबर क्या होगा, 648/54, 54 कम 54 4 हो जाएगा, मतलब 12, x की वैल्यू हो जाएगी 12। और क्या कह रहा है, x की वैल्यू हमें 12 मिली है, x की वैल्यू हमें क्या मिली, 12। अब x की वैल्यू 12 तो मिल गई है, और उसके बाद कह रहा है 50 पैसे के सिक्के, ठीक ना। 50 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के यहाँ है, 50 पैसे के सिक्के मतलब 4x, ठीक ना। 4x है कि 8x, जो सिक्का है, सिक्कों की संख्या की बात करें तो 8x होगा, ठीक ना। ये अमाउंट है ना 4x, ये अमाउंट है। मैं क्या किया, हमने क्या किए कि इसको हम लोग क्या कर दिए, अमाउंट में बदल दिए हैं। अब सिक्कों की संख्या में नहीं रह गया है, अमाउंट में हो गया है। तो लेकिन संख्या जो है क्या है, 8x है ना, 8x है, तो 12 96, 96 ऑप्शन ए, सिक्कों की बात करें तो 96। अगला क्वेश्चन कराए, एक 110 मीटर लंबी ट्रेन किसी खंभे को 12 सेकंड में पार कर लेती है, ट्रेन की किलोमीटर प्रति घंटा में चाल ज्ञात कीजिए, ठीक ना। अब देखिए पहली बात, इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, ट्रेन, खंभा, स्टेशन, प्लेटफॉर्म जो कुछ भी है, अगर ट्रेन किसी भी ऐसे ऑब्जेक्ट को पार कर रही है जिसकी लेंथ को या फिर हाइट को, जो भी है लॉन्ग है, उसके डिस्टेंस को मतलब मेंशन नहीं किया गया। जैसे खंभा है, खंभा कितना मीटर चौड़ा है, कितना सेंटीमीटर चौड़ा है, तो मेंशन नहीं किया गया है। अगर मेंशन नहीं है तो उसमें हम क्या करेंगे, ट्रेन की लंबाई ही करेंगे, मतलब वो ट्रेन की लंबाई ही, अपनी लंबाई को ही पार कर रही है। अगर प्लेटफॉर्म होता है कि 100 मीटर, 10 मीटर, 8 मीटर कुछ भी है, ठीक ना, 600 मीटर, 700 मीटर जो कुछ भी है, तो उसमें क्या होता है कि प्लेटफॉर्म को हम लोग ऐड करते हैं। इसमें क्या है कि खंभे की तो चौड़ाई डिफाइन है नहीं, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, मतलब 12 सेकंड में जो है ट्रेन जो है ना 110
मीटर ही जा रही है, अपनी दूरी को ही कवर कर रही है, तभी तो खंभे को पार करेगी, ठीक ना। और उसके बाद 12 सेकंड में, 12 सेकंड में, मीटर पर सेकंड में है, और क्या कर रहा है, किलोमीटर में, किलोमीटर प्रति घंटा में करना है। किलोमीटर प्रति घंटा मतलब मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है ना, बड़ी वाली यूनिट है, किलोमीटर है, मीटर है, ठीक ना। अब छोटे से जब बड़े में ले जाते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें 18/5 से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो अब ये हो गया हमारा किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक ना। अगर किलोमीटर में होता और मीटर में ले आते हम लोग, तो क्या करते हैं, इसे 5/18 से क्या करते, गुणा कर देते, तो हमारा आ जाता मीटर प्रति सेकंड में, ठीक। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा 4 × 12 और 6 × 18, 2 दूनी 4, 3 दूना 6, ठीक। अब ये मिलेगा 5, मतलब 22 × 5 110, ठीक। अब 22 यहाँ हो जाएगा 66, 66 हो जाएगा, और नीचे क्या है, 2 है, मतलब 33 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक ना। 33 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेन की चाल होगी। अगला क्वेश्चन, कार्यक्रमों के लिए गीता केक बनाती है, जन्मदिन की पार्टी के लिए उसने एक केक बनाया और इसे 700 रुपए में बेच दिया, ठीक। केक बनाने के लिए सामग्री की लागत की जो लागत कीमत है वो 350 रुपए थी, तो उसके लाभ अर्जित का प्रतिशत बताइए। एक क्रय मूल्य एक तरीके से है ना, तो जितने में पैसा लगाई है उसमें, मतलब लागत जो लगा है, अब क्या है, और इतना में लगा था, और ये बेची है, सॉरी ये विक्रय मूल्य है, ठीक ना, इसमें बेची है, बेची तो है इतने में, तो अब कर रहा है लाभ, केवल लाभ, लाभ कितना अर्जित की है भाई, 700 रुपए में तो बेची है, 300 रुपए उसका लागत हो गया, मतलब 350 रुपया, तो 350 रुपया बचेगा, 350 रुपया, ठीक ना। 350 रुपया ये उसका लाभ है मुद्रा में, ठीक ना, रुपए में। अब इसको प्रतिशत में निकाल लेते हैं, जब प्रतिशत में निकालेंगे तो 350 रुपए लाभ है, और कितने रुपए पर, 350 रुपए पर ही, प्रतिशत निकाल लीजिए, बात खत्म हो जाएगा, 100%, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक पुराने फोन को 6360 रुपए में बेचने पर रंजिता को इसे कुछ वर्ष पहले खरीदने पर आई लागत से 47% कम प्राप्त हुआ है, ठीक ना। 13% का लाभ प्राप्त करने के लिए रंजिता को इसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए था, ठीक ना। कह रहा है कि एक पुराना फोन है, पहली बात तो पुराना फोन है, तो 6360 रुपए में वो बेची है, ठीक ना, 6360 रुपए में बेची है, और जो पहले खरीदी थी उसे 47% कम मिला है। देखिए 47% कम मिला है, मतलब 53% मिला है, जो उसका फोन का लागत था पहले 47% कम मिला है, तो 53% तो डेफिनेटली मिला है ना, 53% मिला है, मतलब 53% मिला है, उसका विक्रय मूल्य क्या हो गया, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य जो होगा 53% है, मान लेते हैं क्रय मूल्य जो है, क्रय मूल्य जो है यक्स है, और तो ये क्या हो जाएगा, 53 यक्स बटे 100 विक्रय होगा, ठीक ना। अब करा है कि ये 53 यक्स बटे 100 जो है ना, जो विक्रय है वो किसके बराबर है, 6360 के बराबर है, ठीक ना, 6360 रुपए के बराबर ही है ना इसका विक्रय मूल्य। देखिए पहले हम लोग क्रय मूल्य निकालेंगे, 53 यक्स बराबर हो जाएगा 6360 गुणे 100, यक्स बराबर क्या हो जाएगा, यक्स बराबर हो जाएगा 63 और 6360 गुणे 100 बटे 53, 53 एकम 53 बचा 10, 106, 53 दूना 120, 120 और 100 का गुणा जब करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 12,000। ये 12,000 रुपए का फोन खरीदी थी, यक्स क्या है, क्रय मूल्य है ना,
12,000 रुपये का खरीदी थी, ठीक, उसका जो पुराना कीमत था। अब क्या कर रहा है कि 13% लाभ प्राप्त करने के लिए, 13% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना चाहिए था, इस पर 13% लाभ ऐड कर दीजिए। मतलब 12,000 तो ये है, और उसके बाद इसी का 13% लाभ, 13% इसका लाभ करें या तो फिर इसी टोटल का 113% कर दें, 100% ये है और 13% लाभ, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, एक मिनट, इसको थोड़ा सा और आसान बना लेते हैं। 12,000, 12,000 तो ये है, इसका 13% और 12,000 का 13%, 12,000 प्लस इसका क्या हो जाएगा, 1560, 1560, इसको जब जोड़ेंगे हो जाएगा कितना, 13,560, 13,560, 13,560 रुपया, जो कि ऑप्शन ए में है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कर रहा है 65 रुपए में सूचीबद्ध की गई एक वस्तु को 2 क्रमित छूटों के बाद 56 रुपया 16 पैसा में खरीदा गया, जिसमें पहली छूट 10% है, दूसरी छूट क्या होगी, क्रमित छूट है। क्रमित छूट है, पहली बात 10% पहला छूट है, ठीक ना, किस पर है, 65 रुपए पर है, 65 रुपए पर है, 10% छूट है, तो 90% में खरीदी गई है ना, वो 90% में तो दिया गया। दूसरा छूट मान लेते हैं यक्स, तो 100 माइनस यक्स में तो खरीदा गया फिर, ठीक, और उसके बावजूद वो कितने में खरीदी गई है, 56 रुपया 16 पैसा, ठीक। देखते हैं, ये मिलेगा हमें 100 माइनस यक्स बराबर मिल जाएगा 56 16 गुड़े 56 16 गुड़े क्या मिल जाएगा, इधर जाएगा 56 16 गुड़े 10 बटे 65 गुड़े 9, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको चाहे तो काट लेंगे, इसको काटेंगे जब, तो 13 पचे 65 और 2 पंचे 10, ठीक ना, 13 से इसको काटेंगे, 13 चौके 52, 13 चौके 52 हो गया, 13 चौके 52 और बचा 4, 13 तिया 39, बचा 2, 13 दूनी 26, मतलब 432, 432 को फिर 9 से काट देंगे, 9 से काटेंगे, 9 चौके 36, बचा 7, 9 अठे 72, 9 चौके 36, 9 अठे 72, और फिर इसका कर देंगे मल्टीप्लाई, इसमें क्या हो जाएगा 96, मतलब टोटल यहाँ मिला हमें 96, ठीक ना। 100 माइनस यक्स बराबर मिलेगा 96, और तो यक्स बराबर मिल जाएगा 4%, जो कि ऑप्शन डी में है। अब एक कक्षा के 3 छात्रों के एक परीक्षा में औसत अंक 25 है, 25 में 18 है, ठीक ना। 2 नए विद्यार्थी परीक्षा देते हैं, वह न्यूनतम अंक कितने हैं जो एक नए छात्र द्वारा प्राप्त किया जाए और यह अन्य छात्रों से कम हो, ठीक, तथा पांचों छात्रों का कुल औसत बढ़कर 20 हो जाता है, ठीक ना। पहली बात देखिए, 3 छात्र हैं, 3 छात्र पेपर दिए, 18 18 लगभग मान कर चलेंगे, मतलब औसत है लगभग
18 18 सबका है, किसी का कम है बेसी है, लेकिन औसत क्या है 18 है। जब औसत 18 है तो तीनों छात्रों द्वारा प्राप्त किया टोटल अंक कितना होगा, ठीक ना। कुल कुल अंक जो होगा, तीन ही छात्र हैं, 54 होगा, तीन छात्रों का ना, तीन छात्रों का, तीन छात्रों का क्या हो जाएगा, 54 अंक हो जाएगा, ठीक ना। अब उसके बाद क्या कह रहा है कि अब देखिए सबका औसत पांचों का बढ़कर कितना हो जा रहा है, 100 100 हो जा रहा है, पांचों का बढ़कर कितना हो रहा है, 100 हो रहा है, 100 हो रहा है, मतलब पांच छात्रों का कुल अंक, कुल अंक क्या हो जाएगा, 20 पंचे, पांच छात्रों का 20 20 एक को मान लीजिए तो 100, ठीक ना, 100 हो जा रहा है। अब देखिए कितना बढ़ रहा है, बढ़ कितना रहा है, 46 46 बढ़ रहा है, मतलब दो छात्रों जो जो दो छात्र इंटरफेयर किए हैं उसमें, उससे कितना अंक बढ़ा, 46 अंक बढ़ा। अब कह रहा है 46 अंक बढ़ा, लेकिन कह रहा है न्यूनतम अंक कितना होगा, ठीक ना, जो एक नए छात्र द्वारा प्राप्त किया गया, ठीक ना। ये सब तो फिक्स है ना, एवरेज 48 है, सॉरी 18 है इन लोगों का, लेकिन जो न्यूनतम जो होगा नए छात्र द्वारा जो प्राप्त किया जा सकता है वो है 46 है। 46 में दो लोगों को बांटना है, और ये ध्यान रखते हुए कि पूर्णांक जो है 25 का है, 25 में से 18 ला रहे हैं ना, तो 25 से आप अधिक नहीं दे सकते, नए हो या पुराने, ठीक ना। 25 का है, मान लेते हैं एक को 25 नंबर दे ही देते हैं पूरा, 25 में 25 पा गया, बहुत तेज था, 25 पा गया, लेकिन बचा क्या दूसरे को, 21। मान लो इसको अगर 25 देते हैं तो इसको 21 बचेगा, मतलब एक 25 और एक 21 पाएगा ना, ठीक, एक 25 पाएगा और एक 21 पाएगा। तो न्यूनतम अंक क्या होगा, मतलब इसको अधिक से अधिक दे सकते हैं ना, बहुत पढ़ने में होनहार लड़का है तो 25 नंबर दे देंगे, ठीक। तो क्या होगा, एक को 21 मिलेगा, 21 मिलेगा, मतलब न्यूनतम अंक जो होगा हमारा 21 होगा। अगला क्वेश्चन कराए, 5 लोगों के समूह में पहले 3 और अंतिम 2 की आयु के औसत का अनुपात 9:7 है। यदि उनकी आयु का औसत का अंतर 12 है तो पांचों लोगों की औसत आयु कितनी होगी, ठीक ना। 5 लोगों में पहले तीन का और अंतिम के 2 का, मतलब 9 क्या है, 7 है, ठीक ना। तो पहले 3 का है, तो पहले 3 का जो है, अब पहले 3 का और इनका दोनों का हो जाएगा, मान लेते हैं पहले 3 का जो आयु है 9x है, और अंतिम का कितना है, अंतिम के 2 का है, अंतिम के 2 का है 7x, ठीक ना, आयु। अब औसत आयु, ठीक ना। अब औसत आयु में जो अंतर है, अंतर कितना है, 12 का है, लीजिए अंतर, औसत आयु ही ये है, ठीक ना, और औसत आयु में अंतर कितना है, 12 का है, मतलब 2 यक्स बराबर मिलेगा 12, यक्स बराबर मिलेगा 6, ठीक ना। जब 6 मिला तो औसत आयु निकालेंगे इसका, ये क्या हो जाएगा, 6 9 54, तब पहले 3 का 54 वर्ष हो जाएगा औसत आयु, और ये क्या हो जाएगा, 6 42 42 वर्ष हो जाएगा अंतिम के 2 का, ठीक ना। अब पूछ क्या रहा है कि पांचों का औसत आयु, ठीक ना, ये औसत निकला हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ये औसत दोनों है, ठीक ना। पहले के 3 का औसत जब 54 है तो पहले के 3 का, पहले 3 का कुल आयु, बात समझ में आया, कुल आयु अगर निकालेंगे हम लोग तो 3 गुणे 54, 3 गुणे 54, ठीक ना, 54 मतलब हो जाएगा 162, और अंतिम के 2 का कुल आयु, कुल आयु कितना हो जाएगा, 2 गुणे कितना है 42, मतलब 84 वर्ष। अब पांचों का मिलाकर कितना होगा, एक कुल है, ये तीनों का कुल है, एक दोनों का, ठीक ना। अब कुल मिलाकर कितना हो जाएगा,
246, 246 में 5 से भाग दे देंगे तो 246 में 5 से भाग देंगे तो देखते हैं 246 में जब 5 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा 24 दूना 48 से 6 दूनी 12 49 ये आएगा 49.2 49.2 वर्ष आएगा ठीक ना। हाँ कह रहा है कि ए अकेला एक काम को 3 दिन में समाप्त कर सकता है, बी अकेला इसी काम को 7 दिनों में समाप्त कर सकता है यदि ए और बी मिलकर 2 दिन में काम करते हैं तो काम का कितना हिस्सा शेष बचेगा ठीक ना। तो ए अकेला 3 दिन में समाप्त कर सकता है तो देखते हैं ए द्वारा एक दिन में किया गया काम ठीक ना। किया गया काम क्या है 1/3 भाग 3 दिन में समाप्त करता है तो एक दिन में इतना काम करेगा। और बी द्वारा किया गया एक दिन में क्या हो जाएगा 1/7 भाग ठीक ना। अब दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे एक दिन में कितना काम करेंगे भाई 1/3 प्लस 1/7 मतलब 7 3 10 10/21 भाग ठीक ना। अब दोनों 2 दिन काम कर रहे हैं 2 दिन काम कर रहे हैं ना 2 दिन काम कर रहे हैं तो 2 दिन में कितना काम करेंगे 2 दिनों में हो जाएगा 20/21 20/21 भाग। अब पूरा काम एक है तो अब बचेगा कितना कर रहा है कितना हिस्सा शेष बचेगा ठीक ना 1 माइनस 20/21 मतलब 21 में से 20 घटाएं और 1/21 1/21 ऑप्शन डी ठीक। हाँ इस क्वेश्चन को देखते हैं एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 800 की राशि 3 वर्ष में 956 हो जाती है तो 4% बढ़ाने पर निवेश कितनी वृद्धि होगी निवेश में ठीक ना। पहली बात 800 निवेश किया जा रहा है ना 800 रुपया लगाया जा रहा है 800 रुपये की मतलब राशि है और 956 हो जा रही है ठीक ना। तो मतलब 156 रुपये जो है इसका ब्याज होगा ठीक ना 156 रुपया तो ब्याज होगा और ब्याज का फार्मूला पता है साधारण ब्याज है ब्याज का फार्मूला है PRT मतलब 800 रेट पता नहीं और टाइम 3 साल ठीक ना 8 3 के 24 मिलेगा हमें R बराबर 156/24 इसको भाग दे तो ऐसा हो जाएगा ले लेते हैं इसको हो जाएगा 13/2 ठीक ना। अब 13/2 और कह रहा है यदि दर को दर ही निकला है ना रेट यदि दर को 4% बढ़ा दिया जाता है तो निवेश में कितनी वृद्धि होगी ठीक ना। दर को 4% बढ़ाया जाता है 4% बढ़ाने पर मतलब अभी नया जो रेट हमारा होगा क्या मिलेगा 4% 4 दूनी 8 21/2% ठीक ना 21/2%। अब इससे लगाई जा रही है 800 रुपये की पूंजी ठीक ना। अब 800 रुपये की पूंजी लगाई जा रही है 800 3 वर्ष की समय में तो छेड़छाड़ किया नहीं गया है केवल दर बढ़ाया गया है तो ये मिलेगा हमें
4 मिल जाएगा 21 256 रुपया, ठीक ना। 256 रुपया मिला। और उसके बाद कह रहा है निवेश में कितनी वृद्धि होगी, ठीक ना। निवेश में कितनी वृद्धि होगी, तो निवेश जो पहले था 156 जोड़ दीजिए, पहले यही लाभ था ना, मतलब ब्याज, अब ये है। एक मिनट, 156 से 256 हुआ है। 252 हुआ है, ठीक। 252 हुआ है 156 से, तो कितने में वृद्धि हुई है। मतलब 96 रुपये की वृद्धि हुई है, ठीक ना। पहले जो लाभ हमें मिल रहा था 156 रुपया मिला था, ठीक ना। अब ब्याज की दर बढ़ाए तो क्या हो गया 252 रुपये, तो कितने की वृद्धि हुई, 96 रुपये की वृद्धि हुई, ठीक ना। अगला क्वेश्चन कर रहा है एक चतुर्भुज की दो भुजाएं 16 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर है, उसके मध्य का कोण कितना है, 90 डिग्री है, और इसकी अन्य दो भुजाएं 25/2 सेंटीमीटर है, तो अन्य तीनों कोण समकोण नहीं है, ठीक ना। मतलब समकोण नहीं है तो मतलब वो ना तो रेक्टेंगल होगा, मतलब ना तो आयत होगा, ना तो वर्ग होगा, ठीक। तो देखिए एक समकोण, एक चतुर्भुज है जिसका एक एंगल कितना है 90 डिग्री है, ठीक, 90 डिग्री है। और उसके बाद इसकी जो भुजाएं हैं उसके मध्य का कोण 90 डिग्री है, तो इसकी भुजाएं जो है एक है 16 सेंटीमीटर और एक क्या है 12 सेंटीमीटर, ठीक। 16 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि इसकी दो अन्य भुजाएं जो दोनों बराबर बराबर हैं, कितना है, दोनों 25/2 हैं, और बाकी तीन समकोण नहीं है। थोड़ा सा बढ़िया से बना लेते हैं, ठीक ना। थोड़ा सा गड़बड़ बन गया क्या, अब कुछ सही लग रहा है। ए है कितना 25/2 और ये भी है 25/2 सेंटीमीटर, ठीक। अब कह रहा है कि इसका जो है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल निकालिए। तो ऐसे तो पॉसिबल नहीं लग रहा है, तो इसको थोड़ा तोड़ मरोड़ लेते हैं। तोड़ेंगे कैसे, इसका एक हम लोग डायगोनल खींच देते हैं, विकर्ण, ठीक ना। विकर्ण खींच देते हैं, और ये क्या है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज एक मिला, ठीक ना। मान लेते हैं ए बी सी डी, ए है समद्विबाहु, तो समद्विबाहु है तो इससे अगर इसका समद्विभाजक अगर खींचेंगे, समद्विभाजक खींचेंगे तो इस पर क्या करेगा, लंब डालेगा, क्योंकि समद्विबाहु है, ठीक ना, लंब डालेगा। अब देखिए क्या क्या हम लोग करेंगे, इसका हम लोग विकर्ण निकालेंगे, और ये हमारा क्या है समकोण त्रिभुज मिला, एक समकोण त्रिभुज मिला, तो इसमें हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो इसकी लंबाई निकल जाएगी हमें, ठीक ना। कर्ण की लंबाई निकालने के लिए क्या करेंगे, मतलब ए सी बराबर क्या हो जाएगा, √16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ठीक ना। तो ये हो जाएगा 256 प्लस 144, मतलब 400, 400 बोले तो 20 सेंटीमीटर, ठीक ना। 20 सेंटीमीटर होगा, ये जो है हमारा किसकी
कर्ण की, ठीक ना, कर्ण की लंबाई हो गई। जब कर्ण की लंबाई होगी, ये क्या है, ये हमारा समकोणीय है, समकोण त्रिभुजीय भी हो गया और दोनों बराबर ही हैं, ठीक ना। तो अगर इसकी हम लंबाई निकाल ले, लंबाई निकालेंगे मतलब लंब, लंब जब निकालेंगे, ये हमारी ये साइड पता ही है, ठीक ना, ये साइड पता है। लंब निकालने के लिए यहाँ भी फार्मूला लगाएंगे, क्या, यहाँ मान लेते हैं ओ है, तो ओ डी, ओ डी बराबर क्या होगा, इसका हाफ मिड पॉइंट पर है तो 20 है, तो ये 10 हो जाएगा, 10 लगाएंगे यहाँ, ठीक। तो ये हो जाएगा रूट अंडर विकर्ण का स्क्वायर मतलब 25/2 का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, ठीक ना। हो जाएगा 625/4 और माइनस 100 रूट में रहेगा। तो ये क्या मिलेगा, 400 मतलब मिल जाएगा सीधे सीधे 225/4 मतलब 15/2, 15/2, 15/2 सेंटीमीटर, ये हमारा मिल गया क्या, ओडी, मतलब ये वाला। अब देखिए, अब पूरे चतुर्भुज का अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे, पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दोनों ऐड कर देंगे तो हो जाएगा चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक ना। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको निकालेंगे, इसको निकालने के लिए वही फार्मूला लगाएंगे, 1/2 चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक ना, एरिया। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 लंब गुणे आधार, तो इसका लंब है 16, आधार है 12, प्लस ये वाला कर देंगे, इसमें लंब क्या है, लंब अभी निकला हुआ है, क्या निकला है, 15/2, 1/2 तो रहेगा ही, 15/2 और आधार जो है 10, ठीक ना, नहीं पूरा अगर लेंगे तो 20 हो जाएगा, पूरा अगर लेंगे तो 20, नहीं तो 10 करके 2 गुना करना पड़ेगा, ठीक। तो अब इस फिगर की मेरे ख्याल से कोई ज़रूरत है नहीं यहाँ। इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या मिलेगा हमें, 8, 12 8 96 प्लस ये क्या मिलेगा, 4 पंचे 20, अब 5 15 पचे 75, तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे क्या मिलेगा, 1 और 1 17 मतलब 171 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन सी में है। हाँ, एक घन के भुजाएं जो है 2 3 1 2 3 के अनुपात में है, ठीक ना। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है, पृष्ठ क्षेत्रफल जो है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक ना। भुजाएं जो हैं, भुजाएं पहली को मानेंगे क्या, 1 अक्ष और दूसरी को मानेंगे क्या, 2 अक्ष और तीसरी को 3 अक्ष, ठीक। अब जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, मान लीजिए लंबाई तो इसे मानेंगे, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ठीक ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, ठीक। अब क्या कह रहा है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या फार्मूला होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, तो इसमें 2 लंबाई गुणे चौड़ाई मतलब 6x स्क्वायर प्लस ये किसके बराबर है, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर के ना। तो अब ये ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई मतलब 2x स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, इन सबको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 5 6 5 11 दूनी 22, 22x स्क्वायर। जब 22x स्क्वायर मिलेगा मतलब x स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा, 88/22,
ठीक ना। ये क्या हो जाएगा 4, मतलब x की वैल्यू जो मिलेगी हमें 2 मिलेगी। x की वैल्यू 2 मिलेगी तो इन सब की जो होगा हमें एक्चुअल जो इसकी बीमाएँ जो होंगी पता चल जाएंगी, ठीक ना। बीमाएँ जो होंगी इस टाइप की मिलेंगी, क्या मिलेगा 2, 4, 6। जब बीमा मिल गया तो आयत का आयतन मतलब घनाभ का आयतन जो होगा घनाभ का लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। तो 2 गुणे 4 गुणे 6, 8 8 छक्का 48, 48 है, 48 घन सेंटीमीटर, ठीक ना। आयतन आयतन ज्ञात कीजिए, घन सेंटीमीटर होगा, इसको करेक्शन कर लीजिए, ठीक, घन सेंटीमीटर, ठीक ना। अगला कह रहा है निम्नलिखित विभिन्न मानों की माध्यिका मतलब मीडियन ज्ञात कीजिए। मीडियन ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सबसे छोटे की तरफ से लिखते हैं, ठीक ना। सबसे छोटे की तरफ लिखते हैं और देखिए अगर इन सब की संख्याएं जो होती है विषम होती हैं, ठीक ना, विषम जब होती हैं तो क्या करते हैं बीच वाले को हम लोग माध्यिका मान लेते हैं, माध्य, ठीक ना। जो हमारा क्या है माध्यिका मान लेते हैं। अगर विषम है सॉरी सम है तो क्या करेंगे उसको भी देख लेते हैं। सम है तो पहले एकदम छोटे से लेंगे। सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा है ये, पहला ये हो गया और दूसरा ये हो गया, तीसरा और चौथा, फिर माइनस में कोई है पांचवा, फिर छठवां प्लस में आते हैं, माइनस सब खत्म हो गया तो छठवां जब प्लस में आएंगे तो छठवां और उसके बाद सातवां, आठवां। तो सम संख्या आ गया। जब सम संख्या आएगा तो 4, 8 का आधा कितना होगा 4, तो 4 और 5 ले लेंगे। 4 और 5, जब 4 और 5 लेंगे तो क्या मिलेगा, मिलेगा हमें दोनों को जोड़ेंगे 2a माइनस क्या मिलेगा 2.5, 2a माइनस 2.5 मतलब इसको अगर 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे तो मिलेगा a माइनस 1.25, ठीक ना। a माइनस 1.25 ये हमारा हो गया माध्यिका। बात समझ में आई। अगर सम होगा तो क्या करेंगे, विषम होगा तो क्या करेंगे, ठीक ना। अगला अगला पाई चार्ट का है। देखिए कह रहा है निम्नलिखित पाई आरेख एक्स वाई जेड द्वारा स्पोर्ट किटों की बिक्री पर जानकारी दर्शाया है, ठीक ना। वर्ष 2020 के दौरान प्राप्त राजस्व जो है इतना था, ठीक। अब क्या कर रहा है, देखिए मेन क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है 2020 में क्रिकेट किट की बिक्री में के माध्यम से जो है कंपनी एक्स वाई जेड द्वारा राजस्व प्राप्त हुआ, ठीक ना। कितना राजस्व प्राप्त हुआ कुल मिलाकर क्रिकेट किट देखिए क्रिकेट किट जो क्रिकेट किट का है मतलब 30% इस पर लगाया गया है, मतलब 30% इस पर दिया गया है इसको, ठीक ना। जब 30% क्रिकेट किट पर लगाया गया है राजस्व का तो मतलब ये कितना प्राप्त हुआ, मतलब क्रिकेट किट से 30% प्राप्त किया है। तो 30% प्राप्त किया है किसका, इतने पूरे का, इतने पूरे का 30% निकाल लीजिए, बात खत्म है और कुछ है नहीं इसमें। तीस प्रतिशत, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, अब हो जाएगा 3 दूना 6, ग्यारह जीरो 4 6 और उसके बाद 2 जीरो है, ठीक। ये जो है ऑप्शन ए में है। बात समझ में आई, इसमें करना कुछ भी नहीं था। अगला क्वेश्चन कर रहा है उमा एक टेरेस पार्टी का आयोजन कर रही है, ठीक। वह कुल अनुमानित व्यय को निम्न 5 मदों में दिए गए टेबल के अनुसार निर्धारित करती है, ठीक ना। ये टेबल दिया हुआ है, देख लीजिए टेबल दिया हुआ है। इस टेबल में क्या करती है वो निर्धारित करती है कि मतलब किस मद में कितना क्या किया जा रहा है, व्यय किया जा रहा है, ठीक ना। व्ययों की दर, ठीक ना, और एक प्रतिशत में है, ठीक ना। जो
मद होगा मेरे ख्याल से, व्यय का मद जो है। अब क्या कह रहा है कि अब यदि वह 850 रुपए मद 3 पर व्यय करती है तो मद 2 और 5 पर कुल कितनी व्यय होगी, ठीक ना। कुल मिलाकर देखिए, मद 3 पर 850 रुपए क्या कर रही है, व्यय कर रही है 850 रुपए। तो हम लोग इसकी सहायता से क्या निकालेंगे, टोटल वो जो उमा है टोटल कितना व्यय कर रही है, इन सब पर कितना व्यय कर रही है। हमें मद तीन मतलब ये वाला जो है, ये हमें पता है 10%, 10% कर रही है। तो टोटल कितना होगा, टोटल हम लोग यक्स मान लेंगे। तो यक्स का 10%, यक्स का 10% कितना है, 850 रुपया ना है, 850 रुपया है। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 8500। 8500 क्या हुआ, पूरा है, मतलब जितना वो व्यय कर रही है। अब क्या कर रहा है कि मद 2 और 5 पर उसका व्यय कितना होगा, मद 2 और 5, 2 पर मतलब 20%, 20% किसका, 850 का, 8500 का 20%, ठीक ना। और प्लस मद 5 मतलब 15%, 15%, ठीक ना। ये क्या हो जाएगा, 85 दूना 170, एक जीरो और बढ़ा देते हैं। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऐसा है कि 850 425, इन सबको जोड़ देते हैं। जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 5 7 और 12, 12 7 19, 19 और एक 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 2, 2975, 2975 रुपया होगा, मतलब 2 और 3 दोनों मिलाकर, जो कि ऑप्शन बी में है। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है एक निजी जिम में, मतलब ये जिम का कोई स्लॉट है, ठीक ना, जो क्या कर रहा है कि 25 लोगों को आयोजित कर रहा है, ठीक ना, एक समय पर 25 लोगों को, मतलब 25 लोगों से अधिक नहीं हो रहा है, ठीक ना, 25 लोगों से अधिक करने के लिए उसके पास क्षमता नहीं है, ठीक। कह रहा है कि उतना कर सकता है, और उपयोगकर्ताओं के लिए 3 अलग अलग समय स्लॉट है, ठीक ना, 25 ही आ रहे हैं तो 3 शिफ्ट में जिम में एंट्री दे रहा है, ठीक। तो क्या कर रहा है कि इस चार्ट में जो दिखाया गया, कर रहा है वह कौन सा दिन है जब वे अधिक सदस्यों को समायोजित नहीं कर सकता। नहीं कर सकता मतलब देखिए, एक दिन में क्या कर रहा है, मतलब एक समय में 25 लोगों को ही वो क्या कर रहा है, एंट्री दे रहा है, ठीक ना, उसके पास उतने का व्यवस्था है। और कह रहा है कि 3 स्लॉट, मतलब एक दिन में 3 टाइम, मतलब शिफ्ट कर सकते हैं, 3 शिफ्ट में क्या कर रहा है, उसे सबको दे रहा है अनुमति। अब कह रहा है कि इसमें 3 शिफ्ट में दे रहा है, कह रहा है कि किस दिन वो और अधिक सदस्यों को मतलब समायोजित नहीं कर सकता। अरे भाई देख लीजिए, किस दिन 25 है, 25 भर जाएंगे तो उस दिन नहीं लेगा। 25 है, देख रहे हैं शुक्रवार को है, सीधी सी बात, इस शुक्रवार को क्या है, 25 है। अब 25 से अधिक देखिए, तीनों शिफ्ट में 3 शिफ्ट दिख रहे हैं, तीनों शिफ्ट में 25-25 भर चुके हैं, इस दिन तो नहीं ले सकता, बाकी सब दिन तो ले सकता है, लेगा, लेकिन इस दिन नहीं ले सकता, मतलब संडे को, रविवार को ज्यादा लोग आ रहे हैं, रविवार को, इसका आंसर रविवार। एकदम मक्खन सा क्वेश्चन था, ठीक ना। इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट, हमारा क्लास समाप्त होता है, मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।